तो भाई नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो यहाँ पर भाई जो क्लास 12th की बायो है बेटा, कौन सी क्लास 12th की आपकी जो बायो है बेटा, तो उसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, क्लास 12th की बायो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ बेटा मैं यहाँ पर सारे एक तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ। तपेदिक है, हैजा है, उसके बाद बेटा रोहिणी रोग या डिप्थीरिया है, प्लेग है, सिफिलिस है, सूजाक है, डायरिया है, टिटनेस, कोढ़, काली खांसी या कुकुर खांसी इसको बोलते हैं बेटा, टाइफाइड या मियादी बुखार है। तो सभी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है। सभी विषाणु जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को मैंने अपने सेल्फ मतलब बेटा कंपोज किया है। इसको बुक की सहारा लेकर के मैंने खुद से इसको लिखा हुआ है। तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में है, बिल्कुल आपको एक भी पॉइंट याद नहीं करना, ऐसा समझाऊंगा ना कि गारंटी है क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। शुरू से लेकर बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। जितने हैं बेटा ये अक्सर या तो टिप्पणी, जैसे मान लीजिए छोटा आ गया तपेदिक के रूप में, तपेदिक को टिप्पणी लिखिए, है ना, या फिर कभी कभी पूछ लेता है, जैसे बोलेगा कि हैजा के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो ये सब बेटा जो होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहने का मतलब रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में भी बार बार पूछे जाते हैं जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जिसमें से विषाणु का मैंने करा दिया है और ये अब जीवाणुओं की क्लास है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना भाई, मैं बीच में कहीं नहीं बोलूँगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला देखिए बेटा, मैंने लिया है यहाँ पर तपेदिक को। किसको? तपेदिक। अब क्या है तपेदिक, है ना, चलिए तपेदिक आपको समझाते हैं। देखिए तपेदिक में लिखा हुआ है बेटा कि यह जो रोग होता है, यह रोग माइकोबैक्टीरियम, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये जीवाणु जो होते हैं बेटा थूक, बलगम तथा रोगी के संपर्क में आने से फैलते हैं। क्या होता है इसमें? थूक, बलगम तथा रोगी के संपर्क में आने से ये फैलते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, आपको मानव के फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है। तो जब ये संपर्क में आते हैं तो इससे मानव के क्या होता है बेटा, फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कुपोषण, थकावट, सर्दी, जुकाम आदि लक्षण हो जाते हैं। क्या होता है? कुपोषण हो जाएगा, थकावट हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ये सब लक्षण जो हैं वो हो जाते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, घनी आबादी वाले गंदे क्षेत्र होते हैं। ज़्यादातर घनी आबादी वाले गंदे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में शीघ्र होता है। जो ज़्यादातर घनी आबादी में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें फैलता है। इस रोग में हल्का ज्वर, जहाँ पर झांसी लिख गया बेटा, ये खांसी रहेगा ना, खांसी। यह रोग हल्का ज्वर, खांसी तथा बलगम से खून आने लगता है। इस रोग में क्या होता है बेटा, हल्का सा ज्वर आता है, खांसी आती है तथा बलगम से क्या होता है, खून आने लगता है। और आगे देखिए तो लिखा हुआ बेटा, बच्चों में BCG का टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है। क्या होता है? बच्चों में बेटा एक टीका होता है BCG, जब आप इसको लगा देते हैं तो बच्चों में BCG का टीका लगाकर इस रोग से क्या होता है, बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तपेदिक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट मैंने लिया है बेटा यहाँ पर हैजा। कौन सा? हैजा लिया है बेटा मैंने। ठीक है, क्या होता है हैजा में, आप अगर देखें तो हैजा में लिखा हुआ है बेटा, यह रोग जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु से फैलता है। किससे? विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु से फैलता है। इससे क्या होता है, रोगी को प्रारंभ में दस्त होने लगते हैं। जब आपको हैजा हो जाता है तो प्रारंभ में दस्त होने लगते हैं, दस्त होने लगते हैं या हो जाता है, जिससे शरीर निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन कहते हैं। शरीर में निर्जलीकरण, है ना, करणा नहीं, निर्जलीकरण हो जाता है बेटा, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, यानी पानी आपके अंदर से पूरा निकल जाता है। और इससे क्या होता है बेटा, रोगी जो है वो कमज़ोर हो जाता है और उसका ज्वर बढ़ जाता है, यानी फीवर आ जाता है, रोगी कमज़ोर हो जाता है। और यह रोग जो है वो क्या होता है बेटा, दूषित भोजन खाने या दूषित पानी पीने से मक्खी द्वारा फैलता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु होता है। प्रारंभ में आपको दस्त पड़ने लगेंगे, शरीर का निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पूरा पानी आपके बॉडी का निकल जाएगा दस्त पड़ते पड़ते, पैंचिस जिसको बोलते हैं बेटा। इससे क्या होता है, रोगी कमज़ोर हो जाता है और ज्वर बढ़ जाता है। यह रोग जो होगा संक्रमित या दूषित भोजन खाने से या दूषित पानी पीने से फिर क्या होता है, मक्खी द्वारा फैलता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि रोगी का जो है तुरंत उपचार ना होने से रोगी मर जाता है। अगर आप उसको तुरंत उपचार नहीं देंगे तो रोगी मर जाएगा। हैजे की प्रभावी दवा नाइट्रोन्यूक्लियोटिक एसिड की 20 बूंदें अमृत धारा की 5 से 10 बूंदें मिलाकर देने से लाभ होता है। ठीक है बेटा, तो यह हैजे की प्रभावी दवा है, जिसका नाम है बेटा नाइट्रोन्यूक्लिक एसिड की 20 बूंदें एवं अमृत धारा की 5 से 10 बूंदें मिलाकर देने से हैजे में क्या होता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, इससे डिहाइड्रेशन आपका रुक जाता है। बॉडी के अंदर जब बेटा पानी स्टोर होने लगेगा तो आपको ऑटोमेटिक से आराम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा।
अगला यहाँ पर है रोहिणी रोग या फिर इसको डिप्थीरिया बोलते हैं। क्या है बेटा? रोहिणी रोग या फिर डिप्थीरिया। ठीक है, रोहिणी रोग या फिर डिप्थीरिया। देखिएगा डिप्थीरिया क्या होता है, लिखा गया बेटा यह रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों में फैलता है और यह करीने बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग का संक्रमण वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। प्रारंभ में ज्वर व गला खराब हो जाता है तथा सूख कर गले में एक कठोर झिल्ली बना देता है। कठोर नहीं बेटा, कठोर झिल्ली बना देता है। देखिए लिखा गया है कि यह रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों में फैलता है। यह कारीने बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणुओं द्वारा फैलता है। तो इस रोग का संक्रमण जो है वो वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। प्रारंभ में ज्वर हो जाएगा व गला खराब हो जाएगा तथा सूख कर गले में एक कठोर झिल्ली बन जाएगी। ठीक है बेटा, सूख कर गले में कठोर झिल्ली बन जाएगी। आगे देखेंगे फिर क्या होगा बेटा। और झिल्ली बनने से क्या होता है कि जो वायु मार्ग को क्या कर देगी, बंद कर देगी। भाई जब झिल्ली आपके यहाँ पर कठोर से झिल्ली बन जाएगी गले में, तो वायु मार्ग आपका श्वसन लेने का बंद हो जाएगा और अंततः फिर क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। लिखा हुआ बेटा इस रोग से बचने के लिए, यानी अगर आप इस रोग से बचना चाहते हैं तो 24 घंटे के भीतर एंटीटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप इस रोग से बचना चाहते हैं तो 24 घंटे के भीतर एंटीटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है या फिर शल्य चिकित्सा द्वारा झिल्ली को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो शल्य चिकित्सा होगा, ऑपरेशन होगा, उसके द्वारा जो गले में झिल्ली बन गई है कठोर सी, उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। देखिएगा बेटा जो वायु मार्ग को बंद कर देती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए 24 घंटे के भीतर एंटीटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है या फिर शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन द्वारा झिल्ली को बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखिए कुछ लिखा गया बेटा, लिखा हुआ कि बच्चों में जो है डीपीटी का टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है। कौन सा टीका लगाएंगे आप बेटा? डीपीटी का टीका लगा देंगे आप तो इस रोग से क्या हो जा सकता है, बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं प्लेग में। ठीक है बेटा, प्लेग देखेंगे क्या होता है। तो लिखा गया है भाई प्लेग, है ना, प्लेग। देखिएगा लिखा है प्लेग का संक्रमण यनिसनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से द्वारा होता है। किससे बेटा? यनिसनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग का जो वाहक होगा वो कौन होता है? पिस्सू होता है। इस रोग का वाहक पिस्सू होता है। पिस्सू के काटने से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तथा इससे रोगी को तीव्र ज्वर तथा वमन होने लगता है। ठीक है, तीव्र ज्वर होगा बेटा और इससे पिस्सू नामक जो वायरस होता है वाहक, उसके काटने से हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि लसिका गांठें हैं ना, लसिका गांठें सूख जाती हैं और अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जो लसिका में गांठें पड़ी होती हैं बेटा वो सूख जाएंगी, है ना, और जो है अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए चूहों को मारकर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए चूहों को मारकर नष्ट कर देना चाहिए तथा महामारी फैलने की आशंका में वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। अगर आपको आशंका हो कि हाँ ये महामारी जो है बेटा वो फैल रही है तो उससे क्या होना चाहिए, वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। लिखा हुआ है सिफिलिस। देखिए सिफिलिस क्या होता है समझा देते हैं आपको, है ना। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस सॉरी, है ना, सिफिलिस। देखिएगा बेटा तो सिफिलिस में क्या होगा कि यह जो रोग है ना वो असुरक्षित यौन संबंध द्वारा फैलने वाला रोग होता है। यानी कि जो विदाउट सेफ्टी से लैंगिक संबंध बनाए गए हैं तो उनसे फैलने वाला रोग होता है ना, असुरक्षित। और यह जो रोग होगा ट्रैपोनोमा पैडिलम नामक जीवाणु द्वारा होता है। किससे होता है? ट्रैपोनोमा पैडिलम नामक जीवाणु से होता है। इससे क्या होगा बेटा, जनन अंग में घाव हो जाते हैं। जनन अंग होगा बेटा उसमें वाउंड्स हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे तथा रोग अधिक विकसित होने के कारण, जब आपका ये रोग जो है बेटा वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा ना तो मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है। देखिए लिखा गया है कि और अधिक विकसित हो जाने के कारण मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है। यानी कि अगर ये रोग जो है अपने पूरे चरम पर आ गया बेटा तो आपका मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है और शरीर पर लकवा मार सकता है। ठीक है, लकवा जानते हैं उसको, पैरालिसिस बोलते हैं बेटा, तो पैरालिसिस भी हो सकता है। और इस रोग में जो रोग होता है बेटा, रोगी को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से लाभ होता है। इस रोग में क्या होता है, जनन अंग पर बेटा जो पेनिसिलिन नामक औषधि होती है उसको लगाने से सिफिलिस में क्या होता है, राहत मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ सिफिलिस आपको। चलिए आगे चलते हैं सूजाक की तरफ, है ना। सूजाक देखिए क्या होता है भाई बेटा, सूजाक, है ना। देखिए सूजाक में क्या होगा कि इस रोग का कारण स्त्री एवं पुरुष के मूत्र मार्ग में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है।
इस रोग का कारण क्या होता है बेटा? स्त्री एवं पुरुष के मूत्र मार्ग में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, जो सुजाक होगा ना, जिस कारण बेटा क्या होता है, मूत्र मार्ग जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, जलन होने लगती है ना, तथा स्त्रियों में इस संक्रमण से कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए लिखा गया है, इस रोग का कारण स्त्री एवं पुरुष के मूत्र मार्ग में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, जिस कारण मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है, तथा स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, इस रोग को एक पुरुष से दूसरे पुरुषों में फैलाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस रोग को एक पुरुष से दूसरे पुरुष में फैलाती हैं। कौन? स्त्रियां बेटा। देखिए लिखा गया है, इस रोग के कारण स्त्री एवं पुरुष के मूत्र मार्ग में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, जिस कारण मूत्र मार्ग में जलन होती है, तथा स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए महिलाओं में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करती हैं, इस रोग को एक पुरुष से दूसरे पुरुष में फैला देती हैं, सिर्फ फैलाने काम करती हैं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला देखिए बेटा, अगला रोग है यहाँ पर डायरिया। ठीक है, डायरिया क्या होता है बेटा? डायरिया में अगर आप देखें तो लिखा गया है बेटा, डायरिया में जो है कि यह जो रोग है मुख्य रूप से कैंपिलोबैक्टर साल्मोना, है ना, यह जो रोग होता है, यह रोग मुख्य रूप से कैंपिलोबैक्टर साल्मोना तथा एस्कैरिस कोलाई आदि जीवाणुओं द्वारा होता है। किससे होता है? यह रोग मुख्य रूप से बेटा कैंपिलोबैक्टर साल्मोना तथा एस्कैरिस कोलाई आदि जीवाणुओं द्वारा होता है। उसके बाद लिखा गया है बेटा, यह एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? यह एक संक्रामक रोग है जो कठिनाई से पचने वाली वस्तुओं, जो क्या होता है, कठिनाई से पचने वाली वस्तुओं जैसे सड़े गले फल, दूषित भोजन, जल, सड़ा मांस व मछली खाने से होता है। यहाँ पर मछली रहना चाहिए ना बेटा, व मछली खाने से होता है। फिर से देखेंगे, यह रोग मुख्य रूप से कैंपिलोबैक्टर साल्मोना व एस्कैरिस कोलाई आदि जीवाणुओं द्वारा क्या होता है। यह एक संक्रामक रोग है। ठीक बेटा, जो कठिनाई से जो पचने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे सड़े गले फल, दूषित भोजन या सड़ा गला मांस, मछली आदि खाने से होता है। इस रोग में क्या होता है, जो ग्रस्त रोगी होता है ना बेटा, इस रोग से ग्रस्त रोगी की आंत में क्या होते हैं, जख्म हो जाते हैं। रोगी की आंत में जो होता है बेटा, जख्म हो जाते हैं। रोगी को पतले दस्त होने लगते हैं। ठीक है, पतला दस्त होने लगेगा, डायरिया उसको बोलते हैं ना, और जिससे फलस्वरूप क्या होता है, शरीर में जल की कमी अर्थात निर्जलीकरण, जिसको बेटा डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वो हो जाता है। जिसके फलस्वरूप शरीर में जल की कमी अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, डायरिया में देखेंगे, यह रोग मुख्यतः कैंपिलोबैक्टर साल्मोनेला तथा एस्कैरिस कोलाई आदि जीवाणुओं द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो क्या होता है, कठिनाई से पचने वाली वस्तुओं, सड़े गले फल, दूषित भोजन, सड़ा एवं जल व मांस खाने से, मछली खाने से होता है। इस रोग से ग्रसित जो बेटा रोगी होता है, उसकी आंत में क्या होते हैं, जख्म हो जाते हैं। रोगी को पतले दस्त होने लगते हैं। साथ ही साथ जिसके फलस्वरूप शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण यानी कि बेटा डिहाइड्रेशन यहाँ पर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डायरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, टिटेनस पर देखते हैं ना। टिटनेस में क्या होता है बेटा, लिखा हुआ है देखिए, टिटनेस, है ना। टिटनेस में क्या होगा, यह रोग टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग धूल, गोबर और मिट्टी के कंकड़ जो होते हैं उन सब से आदि में पाया जाता है। ठीक है, इस रोग के जो कण जीवाणु होते हैं बेटा, धूल, कंकड़, इन सब में पाए जाते हैं। चोट लगने पर क्या होता है, ये घाव के स्थान से प्रवेश करके शरीर में पहुंचते ही आंत में घाव कर देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर लोहा लग गया या धूल, गोबर, मिट्टी लग गई है ना, तो यहाँ से आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे और सबसे पहले पहुँचते ही बेटा आपकी आंत में घाव कर देंगे। लिखा हुआ है, यह रोग टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग धूल, मिट्टी, गोबर, कंकड़ आदि में पाए जाते हैं। इस रोग के जो जीवाणु होते हैं बेटा, चोट लगने पर ये घाव के स्थान से प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको लोहा लगने पर ही टिटनेस हो। आप अगर कांच लग गया है या कोई बहुत दिन का पड़ा हुआ प्लास्टिक लग गया है या शरीर में अगर कुछ भी लग गया है, ब्लड निकल आया है, तो बेटा आपको टिटनेस वहाँ पर लगवा लेना चाहिए। आंत से प्रवेश करके शरीर में पहुँचते ही आंत में घाव कर देते हैं। गर्दन तथा जबड़े की पेशियों में संकुचन होने लगता है। ठीक है, यानी गर्दन और जबड़े की जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन मतलब अजीब सी सराहट होने लगती है ना। और उसका लिखा गया, पूरे शरीर में ऐंठन होती है। आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें ऐंठन होने लगेगी तथा शरीर ऐंठ कर बेटा धनुषाकार हो जाता है। जो शरीर होता है वो ऐंठ कर क्या होता है, धनुषाकार हो जाता है। और अंत में श्वसन पेशियों के संकुचन से श्वसन क्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है बेटा। ठीक है, लिखा गया है, अंत में श्वसन पेशियों के
संकुचन से श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और रोगी श्वसन क्रिया बंद हो गई तो भाई रोगी आप समझ ही रहे हो क्या होता है ना। फिर से देख लीजिए, टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है, धूल मिट्टी गोबर कंकड़ आदि के जिसमें कण पाए जाते हैं। चोट लगने पर क्या होता है बेटा, ये घाव के स्थान से प्रवेश करके शरीर में पहुंचते ही आंत में क्या कर देंगे, घाव कर देंगे। गर्दन तथा जबड़े की पेशियों में संकुचन होने लगेगा, पूरे शरीर में आपकी ऐंठन होने लगेगी और शरीर ऐंठकर धनुषाकार हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो बॉडी आपकी बेटा से सीधी होती है ना, तो सीधी नहीं होगी, हल्की से बॉडी आपकी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और अंत में श्वसन पेशियों में संकुचन होने लगता है, ठीक है बेटा। संकुचन होने से फिर क्या होगा, देखिएगा लिखा हुआ है कि संकुचन होने से प्रायः रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है बेटा, रोगी की मृत्यु तय है। चोट लगने पर एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। देखिए लिखा गया है कि प्राय रोगी की मृत्यु हो जाती है, चोट लगने पर एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। किसका, एटीएस का। और इसकी रोकथाम के लिए बेटा क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए जन्म के 40 दिन के बाद क्या करना चाहिए, जन्म के 40 दिन के बाद शिशु को डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है बेटा। प्राय रोगी की मृत्यु हो जाती है, चोट लगने पर एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए जन्म के 40 दिन बाद शिशु को क्या करना चाहिए बेटा, डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है बेटा कोढ़। देखिएगा कोढ़ में क्या होता है, ठीक है बेटा। कोढ़ में क्या होगा, यह रोग माइकोबैक्टीरियम लैम्पी नामक जीवाणु द्वारा होता है। किससे, माइकोबैक्टीरियम लैम्पी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका जो संक्रमण होगा बेटा वो रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने से होता है। इसका जो संक्रमण होगा, जैसे कोई रोगी व्यक्ति है उसके लगातार जो है संपर्क में रहने से हो जाता है आपको। कोढ़ में क्या होता है, त्वचा में घाव एवं गांठें बन जाती हैं, ठीक है। जैसे जो कोढ़ होगा किसी को तो त्वचा में घाव हो जाएगा, गांठें बन जाती हैं। धीरे धीरे अंगुलियां व तंत्रिका तंत्र का ह्रास हो जाता है। जो अंगुलियां वगैरह होती हैं, तंत्रिका तंत्र, उन सबका ह्रास हो जाता है। नाक कान, ह्रास मतलब खत्म होना ना बेटा, नाक कान आदि गल जाते हैं। तो नाक कान वगैरह होते हैं वो सब क्या होता है, गलने लगते हैं। इस रोग में क्या होता है बेटा कि प्रतिजैविक जो औषधि होती है ना, उसको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा क्या होता है बेटा इसमें कोढ़ में। तो कोढ़ क्या होता है, देखिएगा, यह रोग माइकोबैक्टीरियम लैप्पी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण जो होगा वो रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने से होता है। रोगी व्यक्ति के लगातार अगर कोई संपर्क में रहता है तो उससे हो जाता है। कोढ़ में त्वचा में घाव एवं गांठें बन जाती हैं। कोढ़ होगा बेटा, उससे त्वचा में घाव एवं गांठें बन जाएंगी। धीरे धीरे अंगुलियां व तंत्रिका तंत्र का ह्रास हो जाता है। जो अंगुलियां होंगी, फिंगर्स और तंत्रिका तंत्र, उनका ह्रास हो जाता है। नाक कान आदि गल जाते हैं। जो नाक वगैरह होते हैं, कान वगैरह, वो सब गलने लगते हैं। इस रोग में प्रतिजैविक औषधि को प्रयोग में लाया जाता है। जो प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं उनको प्रयोग में बेटा यहाँ पर लाया जाता है। आगे देखिएगा लिखा हुआ बेटा काली खांसी या कुकुर खांसी। क्या है, काली खांसी या फिर कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है काली खांसी या फिर कुकुर खांसी में बेटा, लिखा हुआ यह बोरडेटेला पायरेसिस नामक जीवाणु द्वारा कम आयु के बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। किसमें होता है, यह रोग जो है बोरडेटेला पायरेसिस नामक जीवाणु द्वारा कम आयु के बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग होता है, ठीक है, कम आयु में। इस रोग का जो संक्रमण होगा बेटा होने पर श्लेष्म की गति जो होगी वो रुक जाएगी। इस रोग का संक्रमण होने पर श्लेष्म की गति रुक जाती है और खुश्की के कारण जो है वो खांसी रहने लगती है। खुश्की के कारण क्या होगा, खांसी रहने लगेगी। धीरे धीरे बेटा सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, ठीक है। सबसे पहले तो कम आयु के बच्चों में फैलने वाला रोग होगा और इस रोग के संक्रमण जो है होने पर जो श्लेष्म की गति होती है वो रुक जाती है। आपको खुश्की आने लगेगी, खांसी रहेगी। धीरे धीरे बेटा सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगेगी। लिखा है और उचित समय पर उपचार न होने से, अगर आपका सही समय पर उपचार नहीं हो रहा बेटा तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है काली खांसी की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसकी, काली खांसी की रोकथाम के लिए बेटा डीपीटी का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा यह बोरडेटेला पायरेसिस नामक जीवाणु द्वारा कम आयु के बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग होता है। इस रोग का संक्रमण होने पर श्लेष्म की गति रुक जाती है और खुश्की के कारण खांसी रहने लगती है। धीरे धीरे श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है और उचित समय पर उपचार न होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। काली खांसी की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा काली खांसी या कुकुर खांसी आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा मैंने लिखा है टाइफाइड या फिर इसको बोलते हैं मियादी बुखार।
क्या बोलते हैं बेटा, टाइफाइड या फिर मियादी बुखार। ठीक है, क्या है टाइफाइड या फिर मियादी बुखार? तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, यह रोग जो है साल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत के संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करता है। ये जो बेटा जीवाणु पाए जाते हैं वो आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है। ठीक है, लगातार आपको कॉन्टिन्यूअस फीवर आने लगेगा, बुखार हो जाती है, होने लगता है। शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आते हैं। शरीर पर क्या होगा बेटा, गुलाबी रंग के चकत्ते हल्के हल्के से आ जाएंगे, दाने टाइप में पड़ जाएंगे, है ना। और यह 2-3 सप्ताह तक रहेगा। कब तक? 2-3 सप्ताह तक रहेगा। किंतु अस्थि मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय आदि के संक्रमित होने के बाद इसके दोबारा होने की संभावना रहती है। देखिए टाइफाइड इसलिए बोलते हैं भाई कि पूरा कोर्स करना है, अदरवाइज खत्म नहीं होगा, तो यही कारण होता है। सबसे पहले तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत के संक्रमण के कारण फैलता है। यह जीवाणु की आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे उसे लगातार बुखार रहने लगता है। और उसका बेटा फिर शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आएंगे, यह 2-3 सप्ताह तक रहेगा। किंतु अस्थि मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय आदि के संक्रमित होने पर इसके दोबारा होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। उसके बाद देखिए बेटा, टाइफाइड जो रोग होता है उसके फैलने का क्या कारण होता है ना। टाइफाइड रोग का फैलना, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है टाइफाइड रोग का फैलना क्या कारण है ना। ब्लॉग में कभी कभी आ जाता है टाइफाइड रोग क्या है, इसके फैलने का उपचार के कारण बताइए, रोकथाम, है ना। तो वो भी मैं लेकर आया हूँ। देखिए लिखा गया है, रोगी के मल मूत्र के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। ये रोगी का जो मल मूत्र होता है तो उसी के साथ बेटा जो इस रोग के जीवाणु होते हैं टाइफाइड के, वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जो मच्छियों द्वारा पीने के पानी तथा खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, रोगी के मल मूत्र से बाहर निकल जाते हैं और मच्छियों द्वारा, वहाँ भाई मक्खी लगती हैं तो उनके द्वारा खाने पीने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। वहाँ से अगर व्यक्ति जो है फिर संदूषित पानी, ये पानी दूषित हो जाएगा, जिस पर जाएंगे आहार भी दूषित हो जाएगा, तो वही दूषित पानी व आहार लेने पर ये रोग क्या होता है बेटा, फैलने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके उपचार व रोकथाम क्या है बेटा वो भी देख लीजिएगा ना, किसके इसी टाइफाइड के उपचार व रोकथाम क्या क्या हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए लिखा है, क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि से इस रोग में लाभ पहुँचता है। किससे? क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि से इस रोग में लाभ पहुँचता है। रोग के तंत्रिका तंत्र का ह्रास जो होगा, यानी रोग जो होगा उसके तंत्रिका तंत्र का ह्रास, अंगुलियों में इस रोग के होने के कारण जो है बेटा उत्तेजना जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। यानी जो रोग जब हो जाएगा किसी को, तंत्रिका तंत्र का ह्रास हो जाएगा, अंगुलियों के कारण उत्तेजना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। उपचार हेतु आपको क्या करना है, डेप्सोन जैविक औषधि को प्रयोग में लाया जाता है। किसको? डेप्सोन प्रकार की जैविक औषधि होती है बेटा, इसको आपको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये उपचार व रोकथाम भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए, तो इतना ही था बेटा आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर क्लियर कराया है। ठीक है बेटा, इसके पहले मैंने विषाणुओं की भी वीडियो डाल रखी है, जीवाणुओं की थी। तो साथ ही साथ बेटा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जो है एक लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तक ले जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।